कहीं ना कहीं जाके ग्लोबल वार्मिंग से भी मिलते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया के ऊपर, और इस वक्त खतरनाक चीज़ है वो आर्कटिक सर्कल जिसे कहते हैं, जो नॉर्थ पोल है हमारे प्लेनेट का, जो कि सदियों से, हज़ारों सालों से जमा हुआ था। वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और उसकी वजह से नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। साहिली इलाका है तो इस वजह से भी, लेकिन अच्छी खासी सर्दी होती थी, बर्फ़ जाने का नाम नहीं लेती थी। इवन जुलाई में बर्फ़बारी हो जाती होती थी। अब मैंने इतनी तेज़ी से देखा इस मौसम को बदलते हुए 2016-17 में ख़ास तौर पर। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि फ़िनलैंड जैसे मुल्क में, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक है, नॉर्थ यूरोप के नॉर्थ में पाया जाता है, वहाँ पे किसी को पंखों की भी ज़रूरत होगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हमारे ही अहले वतन से उनको सलाम है। तो ये बिजनेस वेल, दैट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डिमांड एक एंड सप्लाई का नाम है बिजनेस। तो वो कसाद बाजारी, और उसको क्या कहते हैं, वो जखीरा अंदोजी भी तो इसी को कहते हैं। फर्म के ऊपर लाजिम है कि वो सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रही हैं। कि जो नए रूट्स यहाँ पे बन रहे हैं, स्पेशली जो अटलांटिक ओशन में जो पहले एक तरह का आर्टिक था, सब जमा हुआ था, और वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन या जो शिप्स वगैरह जाते थे, उनको आइस ब्रेकर्स चाहिए थे आगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि जिस रफ्तार से बर्फ़ पिघल रही है, एक टाइम आएगा कि जब आइस ब्रेकर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मतलब ये है कि वो ओपन, इनको जुनून आया हुआ कि हमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है। तो लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है, जब दरख्त कटेंगे तो आई डोंट नो कि उसका ऑल्टरनेट बाय लॉ तो है कि आपको शायद 1.5 ज़्यादा लगाने होते हैं। अगर 100 काटे हैं तो 150 लगानी है। ये फिक्र है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में ना तो वाटर रिजर्वेशंस के लिए कुछ उन्होंने काम किया है। पानी, ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन अखीर हो चुकी है वहाँ पे, जिनको ट्यूबवेल्स या ये बोलते, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेजी से। पानी स्टोरेज करने का तरीकेकार कोई नहीं। जब वो साइकिल ही नहीं चलेगा, जो इकोसिस्टम है कि जिसमें पानी के रिजर्वायर से आपकी भाप निकलेगी, वो जाके बारिशें स्नो करेगी, तो फिर पानी आएगा। ये सर्कल सर्कल है ना सारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं अली और मेरे साथ हैं फ़हद और तौसीफ़ एज़ यूजुअल फ्रॉम कनाडा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बर्निंग टॉपिक के साथ शुरू करेंगे अपनी गुफ्तगू। पूरी दुनिया इस वक्त एक क्राइसिस से गुजर रही है, जिसके ताने बाने कहीं ना कहीं जाके ग्लोबल वार्मिंग से भी मिलते हैं। सो आई हैव जस्ट रिवील्ड आवर टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग और उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं दुनिया के ऊपर। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो आर्कटिक सर्कल जिसे कहते हैं, जो नॉर्थ पोल है हमारे प्लेनेट का, जो कि सदियों से, हज़ारों सालों से जमा हुआ था। वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है और उसकी वजह से नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। और ये जो उससे उसके इर्द गिर्द जो रियासतें हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, रशिया है, उसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उस एरिया के। तो वहाँ पे नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं, नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, तो उनकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग किस तरह दुनिया को इफ़ेक्ट कर रही है। आया ये हकीकत भी है, या जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि इट्स अ होक्स, कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है या एक मिथ है, या सिर्फ एक जैसे हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो हम उस पर आज बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फहद एंड, क्योंकि ये ही लिव्स इन वन ऑफ द स्टेक होल्डर कंट्रीज, तो ये वहाँ पे क्या देख रहे हैं और क्या वहाँ पे सूरत हाल है इस टाइम पे। और फिर हम तौसीफ़ की तरफ आएंगे, क्योंकि वो भी ही इज़ लिविंग इन वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ पार्ट ऑफ दैट एरिया। तो जी फ़हद। हेलो ऑडियंस। बिल्कुल, आज से 11-12 साल पहले जब मैं आया था फिनलैंड में, तो इस फिनलैंड का जो दर्जा हरारत था या वेदर का जो बिहेवियर था वो काफ़ी सर्द था। इवन के सदर्न मोस्ट पार्ट में भी, जो कि हेलसिंकी है, यहाँ पे बड़ी सर्दी हुआ करती थी। 8 महीने तक अंधेरा ही रहता था। मतलब
सूरज निकलता था कभी कभार, और समर बहुत ही छोटा होता था, और इवन कि जो समर होता भी था तो उसमें बड़ी बस्ता हवाएं चलती थी। चूँकि ये साहली इलाका है तो इस वजह से भी, लेकिन अच्छी खासी सर्दी होती थी, बर्फ़ जाने का नाम ही नहीं लेती थी, इवन जुलाई में बर्फ़बारी हो जाती होती थी, और बड़ा ही मुश्किल होता था। लेकिन अब मैंने इतनी तेज़ी से देखा इस मौसम को बदलते हुए 2016-17 में, ख़ास तौर पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि फिनलैंड जैसे मुल्क में, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से एक है, नॉर्थ यूरोप के नॉर्थ में पाया जाता है, वहाँ पे किसी को पंखों की भी ज़रूरत होगी, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, एनविजन नहीं किया था। उसकी वजह भी यही थी क्योंकि यहाँ की जो इमारतों की जो साख्त है वो ऐसी है कि बहुत मोटी दीवारें होती ताकि वो इंसुलेशन बड़ी हैवी होती ताकि सर्दी अंदर ना आए। और वेंटिलेशन तो ज़ाहिर है, वेंटिलेशन भी नहीं होगी, सर्दी को रोकने के लिए, हवा को रोकने के लिए बड़ा वो कुछ किया जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियों में जब हवाएं चलती थी तो बिल्कुल वो डरावनी फिल्मों की तरह, हॉरर मूवीज की में जो साउंड होती थी, एग्जैक्टली वैसी ही साउंड हम रोज सुना करते थे। लेकिन अब वो ना होने के बराबर है। और पंखे और एसी बिक रहे हैं ग्रोसरी सुपर स्टोर्स में, जो कि हैरान कुन बात है। और कई लोगों ने तो इसको बिजनेस भी बना लिया कि बहुत सारे पंखे खरीद के रख लेते थे। वो आपको पता है कि कौन से लोग हैं, वो अजीम शान इंसान जो ऐसा करते हैं कि वो खरीद के रख लेते हैं और फिर अपने प्रीमियम पे बेचते हैं। वो हमारे ही अहले वतन से उनको सलाम है। तो ये बिजनेस वेल दैट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई का नाम है बिजनेस। तो वो कसाद बाजारी, और उसको क्या कहते हैं, वो जखीरा अंदोजी भी तो इसी को कहते हैं। एनीवे, कटिंग टू द चेज हियर, तो कहने का मतलब है कि ये ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस थिंग, और कार्बन एमिशंस पे भी इवन के CSR नाम की एक चीज़ है जिसे कहते हैं कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, वो अब हर फर्म के ऊपर लाजिम है कि वो सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स ले रही हैं प्रैक्टिकल अपनी डे टू डे लाइफ में। क्या उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो हीटिंग कितनी यूज़ करते हैं, किस तरह की हीटिंग यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ करते हैं, क्या वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं कि नहीं, क्या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन करते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करते हैं कि नहीं, नए करते हैं कि नहीं। तो उनका होता है नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो का मतलब है कि उनका ये एक गोल होता है कि उन्होंने नेट ज़ीरो करना है बाय दैट ईयर, बाय 2035, बाय 2050। पूरे फिनलैंड का है 2035 का टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो पे जाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि उनकी कार्बन एमिशन ज़ीरो हो जाएगी, कि नेट नेट ज़ीरो का मतलब है कि उनका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, उनकी जो वो कंजम्पशन है और वो जो है बाकी जो मेजरमेंट्स वो लेते हैं, तो उसके ऊपर वो कितना वो एक अपना एजेंडा पेश करते हैं, वो पास। और उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग को भी इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे तो ये ग्लोबल वार्मिंग से पहले भी था कि पूरे यूरोप के अंदर एक लॉ है जो यूरोपियन यूनियन के हर मेंबर पे लाजिम है कि कोई भी पॉपुलेशन 30 या कंस्ट्रक्शन इंसानों के रहने के लिए आबादी जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं होगी, 70% फॉरेस्ट होगा, यानी कि नेचर होगी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे लाहौर में या पाकिस्तान में कि दे धड़ाधड़ दे खेतों को ख़त्म करके कंस्ट्रक्शन और सोसाइटियाँ बन रही हैं, और वो सीन इधर नहीं है। और इवन के ये चीज़ छोटी सी मैं उसमें ऐड करूंगा कि मैं सरगोदा से हूँ, तो हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा सरगोदा का इमेज हुआ करता था कि आप एंटर हों सरगोदा जहाँ से भी, तो आपको खूबसूरत सब सरसब्ज खेत और ये सारी चीज़ें नज़र आती थी। लेकिन अब बदकिस्मती से आप जिस तरफ जाएं सरगोदा में, आपको कंक्रीट के छोटे छोटे से जंगलात नज़र आएंगे, और वो हरियाली का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। मैसिव अर्बनाइजेशन हो रही है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं। आपकी जो बहुत कीमती एग्री ज़मीन थी, एग्रीकल्चरल लैंड, उसके ऊपर, और वो चीज़ एक ख़त्म होती जा रही है। तो मैं तौसीफ़ की तरफ आऊँगा। वो भी एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसके नाम ज़हन में आते ही सबसे पहली चीज़ जो है वो आती है कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बहुत कोल्ड है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है? थैंक यू अली। जी। हाँ जी जी। देखें, ग्लोबल वार्मिंग चूंकि ग्लोबली इम्पैक्ट करेगी हर एक को, कनाडा को शायद ये इम्पैक्ट तो करेगी लेकिन उसके साथ साथ बेनिफिट भी देगी। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि नए ट्रेड रूट्स बन रहे हैं,
तो कनाडा उस लिहाज से शायद बेनिफिशियरी रहेगा इस चीज़ का कि जो नए रूट्स यहाँ पे बन रहे हैं, स्पेशली जो अटलांटिक ओशन में जो पहले एक तरह का आर्टिक था, सब जमा हुआ था, और वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन या जो शिप्स वगैरह जाते थे उनको आइस ब्रेकर्स चाहिए थे आगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि जिस रफ्तार से बर्फ पिघल रही है, एक टाइम आएगा कि जब आइस ब्रेकर की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मतलब ये है कि वो ओपन हो जाएगा वो इलाका। जब वो ओपन हो जाएगा तो आप देख लें कि पैसिफिक में या अटलांटिक में आपकी जो एक्सेस टूवर्ड्स चाइना है या जो एशिया है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। पनामा की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी उससे। बहरहाल एक तो ये बात है, लेकिन ये जो लम्हा फिक्रिया है ना इसका, ये जैसे फहद ने बात की, आप बात कर रहे हो कि कंक्रीट का एक जंगल है। कनाडा एक जमाने में काफी पहले जब ये बना है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जंगल ही था सारा, तो इन्होंने उसको काट काट के सेटलमेंट्स बनाई। अभी यप। भी मोस्टली ये जंगल है, लेकिन अब जहाँ पे सेटलमेंट्स हैं और जहाँ पे मैं अपने, ये मेरे नेबर में ही यहाँ पे दो तीन बिल्डिंग है, और यहाँ बिजनेस पार्क, बेसिकली इसको उन्होंने बिजनेस पार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दरख्त काट रहे हैं। तो दिली बड़ी तकलीफ होती है कि यार इतने बड़े बड़े दरख्त जो है ये लोग उसको डिमोलिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं टोरंटो चला जाऊं तो वहाँ तो बेतहाशा हाउसिंग, और वैसे भी रियल स्टेट का यहाँ, हाउसिंग का यहाँ बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त के, लोग ज़्यादा हैं, घर कम है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इनको जुनून आया हुआ है कि हमें रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है। तो लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जब दरख्त कटेंगे तो आई डोंट नो कि उसका ऑल्टरनेट बाय लॉ तो है कि आपको शायद 1.5 ज्यादा लगाने होते हैं। अगर 100 काटे हैं तो 150 लगाने हैं या 200 लगाने हैं, कुछ इस तरह का चक्कर है। लेकिन यहाँ तो चले फिर भी कोई लॉ है जिसको ये फॉलो किसी ना किसी हद तक करेंगे। मुझे फिक्र है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में ना तो वाटर रिजर्वेशंस के लिए कुछ उन्होंने काम किया है। पानी, ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन अखीर हो चुकी है वहाँ पे, जिनको ट्यूबवेल्स या ये बोलते हैं पीटर इंजन्स, ये तबाही मचा रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर के ऊपर। और जाहिर है जैसे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेजी से। पानी स्टोरेज करने का तरीकेकार कोई नहीं, जब वो साइकिल ही नहीं चलेगा जो इकोसिस्टम है, कि जिसमें आपके जो दरख्तों से, और दरख्त कह रहा हूँ, पानी के रिजर्व से, पानी के रिजर्वायर से आपकी भाप निकलेगी, वो जाके बारिशें स्नो करेगी, तो फिर पानी आएगा। ये सर्कल सर्कल है ना सारा। तो अभी मेरा ख्याल पानी ही आएगा जब जब ग्लेशियर पिघलेंगे, उसके बाद वो भी फारिग हो चुका होगा, पानी हमारे पास होगा नहीं, हम सारा पानी समंदर को दे चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, जो कि मुझे नहीं पता कि किसी की वहाँ इस, ऑब्वियसली जिन जिन इदारों की तवज्जो होनी चाहिए उन इदारों में, तो आपको पता ही है, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इरिगेशन हो गया या वापडा हो गया, या ये जो इदारे हैं जो पानी से डील करते हैं पाकिस्तान में, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो अभी यहाँ पे फहद ने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत रवाज है। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं देख रहा हूँ बड़े फ़ख्र से बसें चल रही हैं कि जी ज़ीरो एमिशन टेस्ला गाड़ी लें या BYD लें, और उस पे आपको काफ़ी सारे टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन फ्री है और इस तरह की चीज़ें। देखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी जो डार्क साइड है वो जो लिथियम एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि लिथियम बहुत ज़रूरी है इनके लिए, बैटरीज के लिए। तो ये अफ्रीका से और दूसरे मुल्कों से जहाँ से ये लिथियम एक्सट्रैक्ट की जाती है, वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है मैसिव, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर? उसका सर्टनली इम्पैक्ट तो है, लेकिन उसके ऊपर भी काम हो रहा है। ड्राई बैटरीज पे काफ़ी ज़्यादा इलॉन मस्क की जैसे एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है द बोरिंग कंपनी, वो काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं कि लॉन्ग लास्टिंग और मोर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है, ताकि नेट ज़ीरो को अचीव किया जाए। लेकिन मौजूदा ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए भी वो अभी इमीडिएटली उसको अबेंडन नहीं कर सकते, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है
वो ऐसा नहीं है कि इमिजिएटली आकर वो नीड को फिल कर दे। तो इसलिए उस पे प्रोग्रेसिवली काम हो रहा है। मुझे उसके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं यूरोप में। और ये अगर आप इधर भी इसराइल की तरफ भी जाते हैं, ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर जो टेक स्टार्टअप्स हैं और ये इस तरह के जो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, ये बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें अचीवमेंट्स। और मे भी हम नेक्स्ट एपिसोड में इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। मेन पर्पस या एक यूनिवर्सल कंसेंसस इस पे यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, और जितनी कार्बन एमिशन बंद होती है उससे वो बैलेंस आ जाता है। वो जो नेट ज़ीरो इफेक्ट है, अब बिल्कुल तो नहीं ख़त्म कर सकते कार्बन एमिशन, दैट्स लाइक एक ऐसा गोल होगा जो कभी अचीव नहीं होगा, यानी कि ये अपहिल बैटल होगी। लेकिन उस मेन चीज़ है कि हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो एक इकोसिस्टम पहले चल रहा था, अब पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा हमारी, तो इस पे तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि जो आर्कटिक सर्कल में बर्फ तो पिघल ही रही है। जो शिप ब्रेकर्स हैं, मैं अगले दिन देख रहा था कि रशिया ने इस पे बहुत एग्रेसिवली काम किया है, बहुत साइलेंटली काम किया है, बाकी कंट्रीज ने इतना उस पर तवज्जो नहीं दी। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, वो बहुत ऊपर है। तो वो गर्म पानियों तक उनकी रसाई भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। तो वो सम हाउ वो उस पे मैनेज कर ही रहे थे आर्कटिक सर्कल के अंदर। लेकिन अब उन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड शिप ब्रेकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, ताकि उन्हें ये ज़रूरत ही ना रहे कि बार बार वो रिफ्यूलिंग की, और वो और साथ में न्यूक्लियर पावर्ड मिलिट्री शिप ब्रेकर्स जो नेवी वाह। में यूज़ करेगी, फ्रिगेट्स, पता नहीं शायद वो टर्म मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। तो वो उन्होंने बनाए हैं। और कल मैं कंपैरिजन देख रहा था कि और उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिस बनाई हैं उसके अपने आर्कटिक सर्कल के अंदर, जो भी उनका एरिया है। उसका जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट है, जब वो बर्फ मुसलसल कटाव का शिकार है, टूट रही है, तो एक टाइम आएगा कि वहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं रहेगा और वो बिल्कुल प्लेन वाटर बन जाएगा। तो इससे कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये जो छोटे कंट्रीज हैं तो बहुत बड़ी इकोनॉमीज, लेकिन साइज वाइज बहुत छोटे हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनके डूबने का कोई चांस? क्योंकि हम सुनते हैं कि न्यूजीलैंड में सिंक इन 50 years और नेक्स्ट 100 years। ये मालदीव सब चला जाएगा। मालदीव चला जाएगा। मालदीव का तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है 2030 तक है उसका, जिनको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सिटीजनशिप ऑफर की थी। शायद उन्होंने अनाउंस भी कर दिया हुआ है कि मालदीव के जो सिटीजन है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कन्वर्ट हो जाएंगे जब ये डूब जाएगा। तो उनकी तो मोही लगी। फहद ने ये कुछ और कहना। आइलैंड्स हैं जो, डेनमार्क का एक एक दो आइलैंड्स हैं, वो उनको तो मालूम है। उन्होंने तो 15-20 साल पहले ही जो फोरकास्ट कर लिया था कि दे आर गोइंग टू बी ड्राउन। उनका एक कुछ जजीरे, सारा नहीं, कि वो दे विल बी अंडर द वाटर। इधर ऑस्ट्रेलिया के नेबरहुड में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि सॉवरन कंट्रीज हैं। बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और वो क्या लें कि 2 किलोमीटर की एक लंबी पट्टी है, और या छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, उधर बहुत ज़्यादा ये इशू चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बिल्कुल ऑफर की हुई है कि जब वो बिल्कुल डूब जाएंगे तो मेरा एक हम आपको सवाल है निकाल लेंगे। मेरा एक सवाल है, ये ऑस्ट्रेलिया को चुल क्यों नहीं होती उन पे कब्जा करने की? ऑस्ट्रेलिया को जो इसलिए नहीं होती कि वो ऑलरेडी ही ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है। अब जैसे नारू आइलैंड एक कंट्री है जिसका टोटल डायामीटर कह लें 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। ठीक है। उनकी जो एयरलाइन है, नारू एयरवेज करके नाम है उसका, वो है तो उनकी ही वहाँ पे वो, लेकिन उनका जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी मेंटेनेंस है, वो सारा कुछ इधर ही होता है। उनकी कोई 2 किलोमीटर का अगर कंट्री है तो उसकी कितनी की एयर स्पेस हो, उसका कितनी बड़ी एयरफोर्स होगी या नेवी होगी उनके पास। तो वो ये सारे काम एक किस्म के ऑस्ट्रेलिया ने अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। अम, इसके साथ जो कंट्रीज हैं, पापुआ न्यू गिनी हो गया, और वानुआतू हो गया। हाँ, पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक थ्रेट आया है। इधर ये कंट्री है वानुआतू, उसने अपनी जो थी पोर्ट, वो चाइना को लीज पे दे दी। और वहाँ पे चाइना ने प्रॉपर उसे डेवलप करना शुरू कर दिया।
तो ये लोग इनके पाँव जल गए कि यार ये क्या हो गया, ये भागे फिर। तो मैंने वो इंटरव्यू देखा उसके फॉरेन मिनिस्टर का। तो उसने क्वेश्चन किया कि जी आप चाइना के साथ ये किया है तो वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स ऐसे हैं वैसे हैं। उन्होंने कहा, उसने उसे शट अप कॉल दी इंटरव्यू देने वाले को, कि ये इस चीज़ पे आपने हमें फॉर डेकेड्स यू गाइस हैव ब्लैकमेल्ड अस एंड इग्नोर्ड अस। तो हमारा भी हक है कि हम आगे बढ़ें और अपने लिए डेवलपमेंट्स करें। अगरचे वहाँ पे करप्शन भी बहुत है और वो चाइनीज स्नेक इन, लेकिन ये भी फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा उन्हें इग्नोर किया और उन्हें अपना ही एक बैकयार्ड समझा, और यही समझा, फॉर ग्रांटेड लिया उन्हें कि ये यहाँ पे कभी कुछ नहीं होगा। तो वक्त बदल रहा है, नई सुपर पावर्स इमर्ज हो रही हैं, चाइना इज में वन ऑफ देम एक्चुअली एट टॉप मोस्ट, और उसके बाद रशिया। आज मैं खबर देखी और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि रशिया ने इंडोनेशिया को ऑफर की कि आप हमें वहाँ पे एक बेस बनाने दें, हमें वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने दें। तो फिर इनके दोबारा हाथ पांव फूल गए, ये फिर भागे इंडोनेशिया की तरफ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं दे रहे अपनी कोई भी जगह रशिया को। मेरा तो एक अगर सवाल, रशिया को, ये प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, आपको सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। ये इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये जो फ्रीगेट्स वगैरह रशिया बना रहा है उसको, वो फ्यूचर में रशिया के लिए किस हद तक मुफीद हो? उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और जो वो नए रास्ते बन रहे हैं आर्टिक आर्कटिक सर्कल में, रशिया ने तीन बहुत मेजर रूट्स हैं। एक जो रशिया का है, जो रशिया ने अपना इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है। एक कनाडा का है, क्योंकि इनके छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं दोनों के। और एक तीसरा रूट जो है वो इनका है, आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं और यूएस के, चूंकि ये उसके ऊपर, यूएस तो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है जहाँ से यूएस और रशिया, जहाँ से जो अलास्का का इलाका है। तो रशिया और कनाडा एक दूसरे के जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, रशिया वाले कहते हैं ये हमारा है, तो कनाडा कहता है हाँ ठीक है तुम्हारा है, क्योंकि इन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है वहाँ पे। और जो कनाडा का है, रशिया उसे एक्सेप्ट करता है, रशिया उसे एक्नॉलेज करता है, लेकिन बाकी दुनिया उसे एक्नॉलेज नहीं करती इंटरनेशनल रूट्स के तौर पे। वो कहते हैं नहीं ये इंटरनेशनल रूट है, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे हैं, क्योंकि जब आप इनके रूट से गुजरेंगे तो आपको वहाँ पे राहदारी फीस देनी पड़ेगी। और अच्छा, रशिया क्यों एग्रेसिवली ये सारा कुछ कर रहा है? क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पे जो चौधराहट है वो आपने अपनी तो कायम रखनी है। और कनाडा जो है वो ठीक है, उसकी अ, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी आज तक चलती आई है, लेकिन एक हद तक ही अमेरिका उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो रशिया जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। कनाडा और कनाडा के साथ मैं बता देता हूँ, जो रिलेशनशिप आप बात कर रहे हैं ना, वो नुसरत फतेह अली खान की गजल है ना, बिगड़ गई है थोड़े दिनों तो तो ये इनकी बिगड़ गई है। और लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ट्रम्प ने ग्रीनलैंड का जिक्र किया था आते साथ ही, वो उसने कोई ऐसे ही ख्याली बात नहीं थी कर दी। ग्रीनलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, स्ट्रेटेजिकली उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अमेरिका की एक बेस ऑलरेडी है जिसे वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। और फिर जैसे जैसे वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, वैसे वैसे ज़मीन थोड़ी थोड़ी जैसे हो रही है विजिबल। तो वहाँ पे दोज एरियाज आर massively rich with minerals and resources, जिसमें फ्यूल है, गैस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो जो है एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी उसकी बहुत अहमियत है। तो अच्छा, आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रही है, ये जो इलाका है आर्कटिक सर्कल का, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन और एनवायरनमेंट। और वहाँ पे जितनी शदीद सर्दी थी, इसे दुनिया ने इग्नोर किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता था, जैसे सियाचिन ग्लेशियर था हमारा। तो अब जैसे जैसे बर्फ़ पिघल रही है वैसे वैसे वहाँ पे जाना आसान हो रहा है, और अब वहाँ पे एक मुमकिन है नई कोल्ड वॉर हम उस रीजन में देखें। कोल्ड वॉर किस किस कंट्री, चाइना या किसके माबैन? सब आपके जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, आप शायद आप को देखा आपने या नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे मैसिवली वो लोग इस वक्त
मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, वो लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि रशिया की, और ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे, जब रशिया ने यूरोप के रीजन्स पे कब्जा किया, जिसमें पोलैंड था, जिसे हम ईस्ट यूरोप कहते हैं सारा, जो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो ये लोग उस खौफ से आज तक नहीं निकल सके 70 साल के बाद भी। और जिस एग्रेसिवली रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, उसके बाद से तो इनके अंदर वो चीज़ और ज़्यादा सराहियत कर गई है कि अगली बारी हमारी हो सकती है। तो ये जो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी का, जो एक आपके बैक एंड पे आपके लाशऊर में एक खौफ है, वो बहुत ज़्यादा इनको इन और बड़ी जल्दी इन्होंने फिर नेटो में, पहले ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई मिलिट्री से लेना देना नहीं है, हम लोग बड़े कूल हैं, हम ठीक हैं। लेकिन जैसे ही यूक्रेन पे हमला हुआ तो स्वीडन, नॉर्वे, ये लोग बड़ी जल्दी इन्होंने भाग के नेटो में शमूलियत इख्तियार की, जो पहले ये लोग नहीं कर रहे थे, रिलक्टेंट थे। और अब वहाँ पे अक्सर जो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने फुल टाइम मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की हुई हैं, क्योंकि वो कोई पता नहीं है फ्यूचर का कि वो किस करवट बैठे। लेकिन तो कमिंग कमिंग बैक टू द कनाडा एंड रशिया रिलेशनशिप, क्या ये आइडियल मौका नहीं है रशिया के लिए और कनाडा के लिए कि वो आपस में कुर्बतें बढ़ाएं? वो कुर्बतें, वो कहते हैं ना कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कौमों की जिंदगी में कोई परमानेंट दोस्तियां, हमारे तो हैं। दुश्मनियां नहीं होती। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। तो जैसे कि वो कम्युनिस्ट थे, ये कैपिटलिस्ट थे, इनकी आपस में मरना जीना ख़त्म था, दुश्मन थे। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ, क्योंकि रशिया के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, मोर देन 1000 माइल्स का वो जो एरिया है जिसे वो अपना इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करता है, इसी तरह कनाडा का है। तो वो दोनों एक दूसरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन मेरा मैं मैं आर्कटिक सर्कल की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं उसी पैराए में कि जो आपने कहा ना कि कौमों के लिए ये बिल्कुल ठीक बात है, मैं उससे एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ कंट्रीज के तो मुस्तकिल दुश्मन हैं जैसे हमारे हैं, उनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप होता? हमारे, ये बड़ा आसान सवाल भी है और बड़ा ट्रिकी सवाल भी है। आसान इस सेंस में है कि खौफ बेचना पड़ता है लोगों को। कल ही मैं एक देख रहा था वीडियो, छोटी सी, कोई डॉक्टर साहब थे, वो जी बता रहे थे मेरे पेशेंट थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उनकी पता किया तो उन पे काला जादू हुआ हुआ था। मैंने नाम देखा, मैंने कहा यार डॉक्टर, खैर डॉक्टर। मैंने ऐसी वट एवर ऐसी रील आ गई थी सामने। तो फिर मैं सोच रहा था कि शायद ये बंदा नया नया यूट्यूबर बन रहा है, तो ज़ाहिर है खौफ बेचेगा तो लोग देखेंगे ना, कोई ऐसी बात करेगा तो देखेंगे। तो आपको एक दुश्मन की ज़रूरत होती है। एक बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा, उसका नाम है अय्यारी। इसकी मनोज वाजपेयी की। तौसीफ ने उसमें देखा। वो उसमें वो एक कर्नल का रैंक उसमें होता है, उसका इंडियन आर्मी में। और वो बड़ा स्मार्ट सा लड़का है, उसका मुझे नाम भूल रहा है, वो मेजर होता है। तो ये कश्मीर में होते हैं, और एक फ्लैग स्टाफ मीटिंग से वापस आ रहे होते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ इनकी मीटिंग होती है। तो वो मेजर पूछता है कर्नल से कि सर, दोनों साइडों पे इतने ब्रिलियंट लोग हैं, ठीक है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार बातें कर रहे थे, तो ये कश्मीर का मसला आज तक हल क्यों नहीं हुआ? तो मनोज वाजपेयी बड़ा अच्छा जवाब देता है मुझे, आज तक लाइक इट्स ग्लूड टू माय ब्रेन, के उसने कहा कि जब जंग एक इंडस्ट्री बन जाए और जिससे बहुत सौ के घर चल रहे हों, तो फिर वो मसले हल होने के लिए नहीं होते। वॉरलॉर्ड्स भी, जो निकोलस केज की भी मूवी है, वो भी बहुत इंसाइटफुल है ये इंटरनेशनल वॉर्स के लिए, बड़ी जबरदस्त। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो आपका जो सवाल था कि जी हमारे तो दुश्मन मुस्तकिल हैं, उसका ये एक मैंने थोड़ा गोलमोल सा जवाब दिया है। आगे आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में भी रहती है। तो लेकिन मैं कमिंग बैक टू कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मुस्तकिल नहीं होते, लेकिन आरजी ही सही, कुछ तो हो, वो झूठा ही सही प्यार तो कर। वो वाला सीन हम्म, ऑस्ट्रेलिया और रशिया में नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है चीन और रशिया मिलकर कनाडा को इंगेज एटलीस्ट कर सकते हैं कि कम कम ज्वाइन अस इन इन आवर करेंसी। 100% तो कनाडा ज़ाहिर है उन्हें नहीं ज्वाइन कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये तीनों बहुत बड़े मुल्क हैं, लेकिन चाइना और रशिया जो हैं, ये तो
इनकी तो आबादी भी बहुत ज़्यादा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया देखने में आपको जब वर्ल्ड मैप पे आप देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े दो दुनिया के मुल्क लगते हैं, और मैसिव लैंड मास आपको नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, 80% ऑफ इट्स लैंड इज़ इनहेबिटेबल। आपको टोटल ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसकी कोस्टल लाइन के ऊपर नज़र आएगा, और दरमियान में खाली है, डेजर्ट है, छोटे छोटे जंगलात हैं, और पानी नहीं है। बेसिकली इनके पास कोई ग्लेशियर्स नहीं है, कोई जहाँ से बर्फ़ पिघले और दरिया बने, इनके पास है ही कुछ नहीं वैसा। बारिश हो जाती है तो फसल हो जाती है। तो यहाँ पे वो मुमकिन वहाँ पे छोटी छोटी सी पॉकेट्स हैं, एबोरिजिनल्स जो अपने ज़ाहिर है लैंड से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते अपनी जगह, बस वही है। इसी तरह कनाडा टोटल ऑपोजिट, सर्दी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, पहाड़ हैं वहाँ पे, बर्फ़ थी, वो उसका जो टॉप नॉर्थ इलाका है वो इनहेबिटेबल नहीं है। हम्म। तो कनाडा एक हद तक तो इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है इकोनॉमिक लेवल्स पे, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं करते, कोई बात नहीं। क्योंकि ये इन्हें खा जाएंगे। रशिया जो है वो भले अब थोड़ा पीछे है, वो सुपर पावर नहीं रहा, लेकिन स्टिल रशिया जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और कनाडा उसका मुकाबला नहीं कर सकता एक विदाउट मुहावरा है मीन्स। कि आगे कुआं पीछे खाई, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। कनाडा की ये हालत है कि अगर ये रशिया और या चाइना के करीब होते हैं तो अपने मोहल्ले के बदमाश से मार खाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं होते तो तब भी मार पड़ रही है। तब भी अब मार ये तो अभी इनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम आएगा, अभी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे महंगाई जो है वो काफी ज्यादा अरूज पा रही है। महंगाई तो खैर इस तो वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे भी इसी तरह से चल रही है। तो हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, चीज़ ग्रॉसरी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, और अब अगर ये इसी तरह चलता रहा तो थोड़ा और ज़्यादा होगा। आम लेकिन आम लेट्स सी। बंदे की जिंदगी देखे ना किस तरह इम्पैक्ट हो रही है। यहाँ मेरे पास क्राइसलर का एक प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, असेंबली प्लांट है। तकरीबन 4 से 5 हजार बंदा ले ऑफ हो गया, ठीक है। अब एक छोटे से शहर में जिसमें एक जमाने में तीनों बड़ी ऑटोमोटिव की कंपनियां होती थी, जिनमें क्राइसलर थी, जीएम थी, फोर्ड थी। उन तीनों में से दो खत्म हो गई पहले ही, जीएम और जो लास्ट रिसेशन आया था, जीएम और फोर्ड। और क्राइसलर चली, लेकिन अच्छी चली, तब तक चलती आ रही थी, लेकिन ये टैरिफ की वजह से उन्होंने 2 हफ्ते के लिए अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, और उसके बाद अनाउंस किया कि 2 हफ्ते बाद हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। ओ माय गॉड। तो अब देखो कि जब क्राइसलर में शिफ्ट चेंज होती है ना, तो वो जो पूरी रोड है वो चौक हो जाती है, इतने लोग वहाँ काम करते हैं। तो जब वो अपनी एक शिफ्ट कम करेंगे तो तकरीबन 10 हजार बंदा जो है वो ले ऑफ हो जाता है। और ये ले ऑफ से रिपल इफेक्ट आता है टू द इसका ग्रास हाँ जी रूट। बिल्कुल, जो इनके सप्लायर्स हैं ये उन तक इम्पैक्ट जाता है। तो ये सिर्फ क्राइसलर जब 4 हजार अगर करेगा, तो जो उनके जो सप्लायर्स हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ये सारे जो इम्पैक्ट होंगे। और छोटा बिजनेसमैन जो छोटा कोई फर्ज करें कोई प्लास्टिक का पीस बना रहा है, उसका तो वैसे ही तबाह हो जाएगा वो। तो इस तरह इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट है यहाँ पे। और मिशिगन में, क्योंकि गाड़ियां यहाँ बनती थी, मिशिगन जाती थी, मिशिगन में कुछ उनका प्रोसेस जो भी होता था। अच्छा तो तो जब से आप आए हैं उस वक्त से अब तक मौसम में कितना फर्क आया? काफी अली ज्यादा, अली को जाना पड़ गया ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो वो ही हैज लेफ्ट अस। ओवर टू यू। काफी ज्यादा फर्क पड़ा है मौसम। अच्छा, एक तो मैं जब आया था तो मैं था टोरंटो में। तो वहाँ पे पहले साल मैं मई में आया था, तो पहले साल जो सर्दी आई वो मेरे लिए काफी एक्साइटिंग थी या खुशाइन थी या काफी मुश्किल थी। अम, तो और मैंने, क्योंकि उस वक्त नया नया बंदा आया होता है, गाड़ी भी नहीं पास होती, आप लोकल पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। अम, मतलब जॉब हंटिंग भी चल रही है, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चल रही है। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे आपको पता है ना, जो बस स्टॉप्स होते हैं वो होती हैं कैबन्स होते हैं, हम्म। उनका दरवाज़ा कोई नहीं होता। तो मुझे याद है, मैं और मेरा एक दोस्त वसीम, हम लोग आते थे रात को 10 बजे। तो
मेरा ख्याल है फिनलैंड में भी ऐसे ही होगा कि कनेक्टिंग बसेस होती हैं, कि अगर एक बस एक इंटरसेक्शन पे आ रही है और दूसरी आपने अगर पकड़नी है, जो दूसरी तरफ, जो फर्ज करें एक ईस्ट और वेस्ट जा रही है, एक नॉर्थ और साउथ जा रही है, तो अगर आपने वो पकड़नी है तो सम टाइम ऐसे होता था ठंड में, यानी शदीद ठंड में, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, कि आप अपनी बस से उतर रहे हैं तो आपको अगली बस जाती नजर आ रही है, और रात के 10 बजे अगली बस ने आना है 40 मिनट के बाद। अब 40 मिनट आपके पास कोई और जगह नहीं सिवाय वो छोटे से कैबिन के, और वहां पे यख बस्ता हवाएं चलती थी। तो खैर वो टाइम था उस वक्त, 2011-12 में। मैं आपको एक वो मिसाल ठंडक की। सिर्फ 3 मिनट रह गए, लेकिन करिए। हाँ, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि मैं जॉब के चक्कर में टोरंटो से तकरीबन कोई 100-150 किलोमीटर दूर, कोई 1 घंटे की ड्राइव है, वहाँ बैरी एक जगह, वहाँ मैं गया। तो जब जॉब इंटरव्यू वगैरह हो गया, सारा कुछ हो गया, तो मैंने घर से मैं सैंडविचेस लेके गया। मैंने कहा चलो यार, सामने लेक है तो चल के ना सैंडविच खाते हैं, मैं और वही मेरा दोस्त मेरे साथ। उन दिनों ये स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, यानी सुबह जब हम निकले थे स्नो स्टॉर्म था, स्नो का तूफान था। अपनी तरफ से हम झील के किनारे सैंडविच खाने गए। तो जाहिर है बस स्टॉप के अंदर से निकल के हम लोग झील तक गए होंगे, इतना ही होगा, तकरीबन कोई 200 मीटर होगा। तो 200 मीटर हमने रोड क्रॉस की, आगे गए तो झील थी, आगे जमी झील बिल्कुल। जो ही उसको निकाल के उसको चबाने की कोशिश की तो पता लगा कि शायद कोई लकड़ी खा रहे हैं। इतना सख्त, इतना सख्त था वो। तो वापिस भागे फिर बस स्टॉप की तरफ जहाँ मैकडोनल्ड था, उनको कहा गर्म कर दो यार थोड़ा सा, ये तो सख्त हो गया। तो खैर वो अ, तो कॉफी गरम गरम लेके ना, तो उसकी कप से अपने हाथ को, हम लोगों ने अपने हाथों को थोड़ा सा गरम किया। तो उस चीज से लेके फिर मैं मूव हो गया थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे, मिशिगन के करीब। तो स्नो का आलम यह है कि भाई पहले साल जब मैं इस शहर में आया था, तो उस पहले साल स्नोफॉल हुई इतनी कि जो छोटे शवल्स होते हैं उनसे तो कोई काम नहीं चला। तो मैंने स्नो ब्लोअर खरीद लिया, और स्नो ब्लोअर जो है वो, उससे मैं साफ करता था स्नो। तो तकरीबन 2 फुट तो पड़ ही जाती थी, 1.5 से 2 फुट। अब आलम यह है कि भैया 2 इंच भी नहीं टिकती। अब जो इस शहर में जो स्नोफॉल होती है वो इतनी ही है कि मैं अगर 2 दिन उसको ना साफ करूं तो वैसे ही पिघल जाएगी। तो ये कनाडा के साउथ में है या नॉर्थ ये में? कनाडा के वेस्ट में है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओंटारियो है ये। हम्म। तो इसके बिल्कुल साथ। अच्छा, ये अगर आपको ये मेरा नजर आ रहा है ना, ये हम्म। हाथ नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये इस तरह है, तो ये जो दरमियान का एरिया है ना, इसको समझ ले मेरा शहर है। और जो बाकी के जो मेरे हाथ हैं, ये इस तरह की एक स्नो बेल्ट बनती है कि जिसमें ये जो इसकी सराउंडिंग्स है वहाँ पे ठीक ठाक स्नो होती है, जिसमें लंदन ओंटारियो है, उधर से नियाग्रा फॉल्स है, बफलो है, क्लीवलैंड है, टोलीडो है यूएस का, टोरंटो है हमारी साइड से, सार्निया। तो चलें, ये जो, इसको कंटिन्यू करते हैं, हमारा अनफॉर्चुनेटली टाइम। चलो कोई नहीं, बहरहाल मौसम बहुत चेंज हुआ है। ओके गाइस, सी यू अगेन।